वेलकम ऑल ऑफ यू, दिस इज जगवीर सिंह, मोटिवेशनल स्पीकर, लीडरशिप कोच एंड बिजनेस कोच। आज जो पीछे आपने थंबनेल में पढ़ा है बिल्कुल ठीक पढ़ा है। भारत सरकार का अब तक का सबसे बड़ा फैसला, इसका मतलब आप समझ चुके हैं। मैं किसके बारे में बात करना चाहता हूं? मैं बात करना चाहता हूं एजुकेशन सिस्टम के ऊपर। जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है उसके ऊपर। आज से कई दिन पहले तक जो एजुकेशन पॉलिसी थी वो 10+2 की हुआ करती थी, लेकिन आज वो एजुकेशन पॉलिसी 5+3+3+4 की हो चुकी है। क्यों? क्योंकि इसकी हमको सही मायने में सबसे ज्यादा जरूरत थी। पुराने एजुकेशन सिस्टम की वजह से हमारे देश के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता जा रहा था। सही मायने में देखा जाए तो हमारे देश के अंदर अंडर एम्प्लॉयमेंट बढ़ता जा रहा था, और जो कि हमारे देश की इकोनॉमी को डायरेक्टली इंपैक्ट क्रिएट कर रहा था, और जिससे हमारा देश एक सही लेवल पर स्टैंड नहीं कर पा रहा था और एक अच्छी खासी ग्रोथ नहीं लेकर जा पा रहा था। और इसी चीज को देखते हुए मैं अपने देश की भारत सरकार को एक तहे दिल से धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने इतना बड़ा इनिशिएटिव लिया और इतने रेवोल्यूशनरी चेंजेस के साथ में हमारे देश का जो एजुकेशन सिस्टम है उसको बदल कर रख दिया। और देखिए, एक चीज़ आपको बताता हूं कि एक बहुत ही सिद्ध पुरुष ज्ञानी ने कहा था कि अगर आपको किसी देश के भविष्य का आकलन करना है तो आप उसके स्कूलों में पढ़ रहे बच्चों को देख लीजिए, आप आसानी से आकलन कर पाओगे। और आज मैं ये कह सकता हूं कि आने वाले 6-7 महीने के अंदर कोई भी व्यक्ति हमारे देश के स्कूलों में जाकर आसानी से आकलन कर पाएगा कि हमारे देश का भविष्य कितना उज्जवल है। देखिए, समझने की थोड़ी जहमत करिए कि पुराने एजुकेशन सिस्टम में बच्चों को जो है शुरुआत से ही याद करने की हैबिट बिल्ड की जाती थी। यानी कि वो कुछ भी हो, उनको याद करना आना चाहिए, याद करने की उनकी हैबिट होनी चाहिए। अगर नहीं है तो वो आगे प्रमोट नहीं होते थे, और इस प्रमोट ना होने के कारण वो याद करना तो छोड़िए, वो जो है रटने के एक्सपर्ट बन जाते थे। जैसे कि बच्चों को जो है थ्योरी पढ़ाई जाती थी, कंटेंट पढ़ाया जाता था, कॉन्टेक्स्ट पढ़ाया जाता था, जो भी सारी चीज़ें याद करने की होती थी वो सब कुछ उनको पढ़ाई जाती थी। जिससे क्या होता था कि बच्चे 10 में से एक बच्चा तो याद करने की हैबिट होती थी, लेकिन बचे हुए 9 के 9 वो रटने में एक्सपर्ट हो जाते थे। और जब रटने का एक्सपर्ट कोई बच्चा बन जाता है ना, तो इट वॉज लाइक कि कच्चे बेस पर लंबी दीवार खड़ी कर दिए। जब बेस ही कच्चा है तो दीवार तो गिरनी ही गिरनी है। इसी वजह से इस बार पता क्या किया है कि प्ले ग्रुप से ही बच्चों के फंडामेंटल्स को स्ट्रॉन्ग करना स्टार्ट किया है। यानी कि जो प्ले ग्रुप वाली स्टेज है उसको फंडामेंटल्स की स्टेज को बोला गया है। जब बच्चे को जो है डिस्कवरी बेस्ड लर्निंग मिलेगी, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग मिलेगी, जो भी कुछ है सब कुछ एक्सपीरियंशियल लर्निंग मिलेगी, तो उसका कोऑर्डिनेशन बढ़ेगा, उसका कंसंट्रेशन बढ़ेगा, उसका टीम वर्क बढ़ेगा, उसको वो अच्छी तरीके से अपने आप को एवेल्युएट कर पाएगा, वो अच्छी तरीके से एक्सपीरियंस कर पाएगा, उसका मोटिवेशन बढ़ेगा, उसकी एनर्जी बढ़ेगी, वो एक्टिव होता रहेगा, वो सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से एनालाइज कर पाएगा, देख पाएगा मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कैसे कर रहा हूँ, मेरे को कैसे करना चाहिए, मैं सारी चीज़ों को वो अच्छी तरीके से देख पाएगा। जब ये सारी चीज़ें होंगी तो उसके फंडामेंटल्स स्ट्रांग हो जाएंगे, और जब फंडामेंटल्स स्ट्रांग हो जाएंगे ना तो उसके संस्कार में सारी चीज़ें आ जाएंगी। फिर उसके बाद क्या होगा, यानी कि जो फंडामेंटल्स की स्टेज है वो 5 साल की है। उसके बाद जो 3rd, 4th, 5th क्लास है उसके अंदर जो है बच्चे को जो है लैंग्वेजेस पढ़ाई जाएंगी। जैसे कि उसको हिंदी लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी, इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी, या उनकी मदर टंग के बारे में उनको पढ़ाया जाएगा। और उनको जो है ऐसे नहीं पढ़ाया जाएगा कि वो ये इंग्लिश में लिखा है बेटा इसको पढ़ कर दिखाओ, ऐसे नहीं होगा। सब कुछ एक्सपीरियंशियल होगा, सब कुछ प्रैक्टिकल होगा। जैसे कि उसमें क्या होगा कि जैसे कि एक बच्चा है राम, उसको बनाना दिया जाएगा कि राम आपके पास ये बनाना है और आपको ये श्याम को देना है, और कैसे दोगे, इंग्लिश में बोल कर दोगे। तो क्या होगा कि वो इंग्लिश में बोलकर राम जो है श्याम को बनाना देगा, तो वो इंग्लिश में उसके एक्सपीरियंशियल लर्निंग के अंदर आएगी, वो उसके इंटेंट लर्निंग में आ जाएगी, वो उसके संस्कार में आ जाएगी, और वो उसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट कर पा रहा है, वो उसको प्रैक्टिकल वर्ल्ड में भी इंप्लीमेंट करता पा रहा है। जिससे क्या होता है, वो सारी चीज़ें उसके संस्कार में आ जाएंगी। और जब कोई चीज़ संस्कार में आ जाती है ना तो वो मरते दम तक नहीं भूलता है। मैं आपसे एक क्वेश्चन करता हूँ कि 2+2 4 होते हैं, या आज आप जानते हो, और मरते दम तक भी आप 2+2 4 बोलोगे, 5 नहीं बोलोगे। क्यों? क्योंकि आपके संस्कार में आ चुकी है, आपने प्रैक्टिकल वर्ल्ड में बहुत ज्यादा इंप्लीमेंट कर ली है, जिसकी वजह से आपको कभी भी कोई भी आपको वर्गला नहीं सकता, आप 2+2 4 ही बोलोगे। क्यों? क्योंकि आपको पता है आपके संस्कार में है। इसी चीज की देखते हुए हमारे देश के अंदर भी जो एजुकेशन सिस्टम है उसके अंदर सारी चीज़ें संस्कार में लाने की कोशिश कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें बच्चे के जहन में आ जाएं जिससे वो कभी जीवन में भूले ना। उसके बाद क्या किया गया है कि उसके बाद जो अगली स्टेज है वो क्या है, 6th, 7th, 8th क्लास। उसके अंदर कई सारे ऐसे रेवोल्यूशनरी चेंजेस लेकर आए जिनको आपको सुनने में बहुत मजा आएगा। देखिए क्या है उसके अंदर कि 6th, 7th, 8th क्लास में हर बच्चे के लिए कोडिंग मैंडेटरी कर दी है। यानी कि हमारे देश की सरकार जानती है
कि आगे जो है स्कोप टेक्नोलॉजी के अंदर है। तो जब कोडिंग मैंडेटरी हो जाएगी, हर बच्चे को कोडिंग आएगी, तो उससे पता है क्या होगा कि हर बच्चा कोडिंग जानता है और उसी के अंदर स्कोप है। तो अब जब जिस चीज़ में स्कोप है, स्कोप के अंदर ही उसको एक्सपीरियंस मिलेगा, स्कोप के अंदर ही उसकी प्रैक्टिकल लर्निंग होगी, स्कोप के अंदर ही उसको सारी चीज़ें सिखाई जाएंगी, स्कोप के अंदर ही उसकी लर्निंग होगी, स्कोप के अंदर ही उसको पढ़ाया जाएगा। तो जब सब कुछ उसके स्कोप के अंदर होगा तो आगे चल के जिस चीज़ का स्कोप है और वही चीज़ उसने पढ़ी है, तो आगे चल के उसके पास तो कभी भी किसी भी तरीके की एम्प्लॉयमेंट की कमी होने वाली नहीं। क्यों? क्योंकि उसने ट्रेंड को पकड़ा हुआ है, उसने स्कोप को देखा हुआ है और उसी चीज को वो आगे बढ़ता जाएगा। फिर सारे सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन दिया जाएगा, जैसे कि फिजिक्स क्या है, केमिस्ट्री क्या है, बायो क्या है, आर्ट्स क्या है, कॉमर्स क्या है, सभी सब्जेक्ट का उसको इंट्रोडक्शन दिया जाएगा, जिससे बच्चे को पहले से ही क्लियर हो जाएगा कि हाँ जी ये सब्जेक्ट के अंदर क्या क्या पढ़ाया जाता है, जिससे वो अपनी स्ट्रीम्स को अच्छी तरीके से क्वालिफाई कर पाए, वो अपनी स्ट्रीम्स को अच्छी तरीके से चूज कर पाए, वो अपनी स्ट्रीम्स को अच्छी तरीके से आइडेंटिफाई कर पाए कि मेरे को करना क्या है, मैं कैसे करूंगा, मेरे को ये सब्जेक्ट मेरी हेल्प करेगा या नहीं करेगा, क्या ये सब्जेक्ट के अंदर मेरे को इंटरेस्ट आता है या नहीं आता है। इन सारी चीजों को बहुत ही अच्छी तरीके से देख पाएगा और चूज भी कर पाएगा। और एक और बहुत शानदार चीज है जो 6th 7th 8th क्लास में की जाएगी, वो है वोकेशनल ट्रेनिंग्स। वोकेशनल ट्रेनिंग्स ये ऐसी चीजें हैं जो अभी तक हमारे एजुकेशन सिस्टम में नहीं थी, लेकिन इस बार बहुत ही रेवोल्यूशनरी चेंजेस हुए हैं, तो वोकेशनल ट्रेनिंग भी आई है। अब वोकेशनल ट्रेनिंग में क्या किया है कि अब जो है 6th 7th 8th क्लास के बच्चों को जो है बैकलेस पीरियड हुआ करेंगे, उनमें जो है उन बच्चों को कारपेंटर के यहाँ पे भेजा जाएगा, एक छोटी छोटी उनकी इंटर्नशिप्स कराई जाएंगी। कारपेंटर है, वेल्डर है, मैकेनिक है, आपका सुपरमार्केट वर्कर्स है, और भी कई सारी जगह हैं जहाँ पर छोटी छोटी जॉब्स होती है, वहाँ पर बच्चों का एक्सपीरियंस कराया जाएगा, उनको प्रैक्टिकल दिया जाएगा, उनके एग्जाम्स लिए जाएंगे, उनको एक सही मायने में एक छोटी सी उनकी इंटर्नशिप कराई जाएगी, जिससे वो आगे चलकर जब भी उसको कभी भी उसको एम्प्लॉयमेंट की कमी दिखेगी ना, तो वो हो सकता है कभी कारपेंटर बन जाए या कभी सुपरमार्केट में काम कर ले, मैकेनिक बन जाए, वेल्डर बन जाए, कुछ भी बन जाए, या कुछ ना कुछ उसके पास एम्प्लॉयमेंट तो होगा। अभी हमारे देश के अंदर समस्या क्या चल रही है? समस्या है अनएम्प्लॉयमेंट। तो उन सारी चीजों को देखते हुए हमारे देश के एजुकेशन सिस्टम को बदला गया है, और ये चेंजेस जो आए हैं ना, बहुत ही रेवोल्यूशनरी चेंजेस है। इनको आप बहुत ही ध्यान से देखिए, क्योंकि जो सेक्टर अभी तक अनऑर्गेनाइज था, अब वो टोटली ऑर्गेनाइज्ड हो जाएगा। यानी कि अब जो वेल्डर आएंगे वो भी सर्टिफिकेट लेकर आएंगे, अब जो मैकेनिक आएंगे वो भी सर्टिफिकेट लेकर आएंगे। यानी कि 6th क्लास से ही बच्चे को मैकेनिक की चीजें दिखाई जा रही है, मैकेनिक के एक्सपीरियंस कराया जा रहा है, मैकेनिक के वर्किंग एक्सपीरियंस को जो है उसको आइडेंटिफाई कराया जा रहा है, एनालाइज कराया जा रहा है। तो ये कोई कम नहीं है, बहुत ही अच्छी चीजें लेकर आए। और उसके बाद 9th 10th 11th 12th ये तो बहुत ही शानदार चीजें, बोर्डिंग एग्जाम्स होते हैं, इनके अंदर पता है क्या होगा कि अब जो है प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन होगी। अब जो है बच्चे को एक प्रॉपर टास्क दिया जाएगा कि इस टास्क को आप एग्जीक्यूट करके दिखाओ, इस टास्क को जो है परफॉर्मेंस देकर दिखाओ, जिससे जो है बच्चे की जो ये समझ लीजिए उसकी एक्सपीरियंशियल लर्निंग बहुत शानदार होगी, उसका कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा होगा, उसका कंसंट्रेशन बहुत अच्छा होगा, उसका ये समझ लीजिए वो आगे चल के क्रिटिकल थिंकिंग को अच्छी तरीके से ड्राइव कर पाएगा, उसका माइंडसेट प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंडसेट होगा, उसका माइंडसेट अगर सही मायने में देखा जाए ना पेन रिलीविंग माइंडसेट होगा। वो कभी भी किसी भी पेन को देखते हुए उसके रिलीवेंस को हमेशा चेक करता रहेगा, क्या मैं इसका कोई रिलीवेंस लाकर दे सकता हूं या नहीं दे सकता हूं, क्या मैं इस पेन को जो रिलीव कर सकता हूं या नहीं कर सकता हूं। ये हमारे देश के लिए बहुत जरूरी चीज है। इसके बाद जो दूसरा पॉइंट लेकर आए वो है फ्लेक्सिबिलिटी इन द सेंस कि अब हर कोई बच्चा किसी भी सब्जेक्ट को चूज कर सकता है, यानी कि अब सब्जेक्ट उसकी मर्जी के, पढ़ाई उसकी मर्जी की, और प्रैक्टिकल लर्निंग के साथ में वो जो करना चाहे वो कर सकता है। तीसरी चीज लेकर आए हैं इसके अंदर एप्रिसिएशन बहुत ही शानदार चीज है। जैसे कि कोई बच्चा जिसका अच्छा बिहेवियर है उसको कुछ क्रेडिट पॉइंट्स दिए जाएंगे, जैसे कि कोई और बच्चा जिसका कुछ परफॉर्मेंस उसने अच्छी तरीके से दिया उसको क्रेडिट पॉइंट्स मिलेंगे। किसी ने कुछ अच्छा मैनर दिखाया, किसी ने कुछ एटिकेट्स दिखाया, किसी ने किसी टास्क को जो है अच्छी तरीके से एग्जीक्यूट किया है, किसी ने कुछ अच्छा बिहेवियर दिया है, कुछ भी दिया है, कुछ भी उसने अगर अच्छा किया है तो उसके हिसाब से उसको क्रेडिट पॉइंट्स मिलेंगे। तो जब किसी बच्चे को उसके छोटे छोटे एफर्ट्स पर उसको क्रेडिट पॉइंट्स मिलेंगे ना, तो उसका आगे बढ़ने का मन करेगा, उसकी एनर्जी अलग होगी, उसका कंसंट्रेशन अलग होगा, उसकी मोटिवेशन अलग होगी, और वो बहुत कुछ अच्छा करना भी चाहेगा। इसके बाद वो लेकर आए हैं बहुत ही शानदार पॉइंट, वो पता है क्या? चौथा पॉइंट, सेल्फ इवोल्यूशन। यानी कि पहले जो है बच्चे के जो मार्क्स होते थे वो आंसर बुक डिसाइड करती थी, लेकिन आज बच्चा खुद भी डिसाइड करेगा। आंसर बुक तो डिसाइड करेगी ही करेगी, लेकिन बच्चा खुद भी डिसाइड करेगा कि मैंने इस बार 10 में से अपने आप को वो रेटिंग देगा कि मैंने 10 में से कितने एफर्ट्स लगाए। यानी कि बेसिकली वो अपने आप को रेटिंग दे रहा है, मैंने कितने एफर्ट्स लगाए, मैं अपने आप को कितनी रेटिंग दूं, 10 में से 8 दूं, 9 दूं, 6 दूं, 7 दूं, कितनी दूं, वो अपने आप को रेटिंग देगा। फिर उसके बाद में टीचर्स उसको रेटिंग देंगे, फिर उसके बाद उसके साथ के जो
जो क्लासमेट्स होंगे वो भी उसको रेटिंग देंगे। तो इससे पता क्या है कि टीम वर्क की एबिलिटी जनरेट होगी उसके अंदर। वो जो है देखिए बेसिकली लालच सबके अंदर होता है, तो वो अपने टीम यानी कि जो आपके उसके क्लासमेट्स होंगे वो उनके साथ में अच्छी तरीके से बिहेव करेगा, क्योंकि उसको पता है आगे चलकर ये भी मेरे को क्रेडिट पॉइंट्स दिलाने वाले हैं। तो एक टीम वर्क एबिलिटी अच्छी तरीके से जनरेट होगी। इसके बाद एक 5वां पॉइंट है पेन रिलीविंग माइंडसेट। ये क्या है कि जैसे कि जब ये सारी चीजें हम बच्चे के फंडामेंटल्स को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, बच्चे के क्रेडिट पॉइंट्स बढ़ा रहे हैं, उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं, उसके साथ में एवोल्यूशन कर रहे हैं, सारी चीजें उस पर पूरा एफर्ट्स लगा रहे हैं, तो बच्चे का भी तो अपना एक माइंडसेट उसका अलग जनरेट होगा। वो क्रिटिकल थिंकिंग पे चलेगा, कंज्यूमर एम्पैथी पे चलेगा। वो बच्चा जो है अलग तरीके से उसकी एनर्जी होगी, उसका कंसंट्रेशन होगा, उसका कोऑर्डिनेशन होगा, उसकी टीम वर्क करने की अलग एबिलिटी होगी, वो सारी चीजों से एकदम कॉम्पिटेंट होगा। तो उसका जो माइंडसेट होगा वो पेन रिलीविंग माइंडसेट होगा। वो जब भी किसी भी प्रॉब्लम को या किसी भी पेन को देखते हुए उसके सॉल्यूशन को सोचेगा कि हाँ जी मैं इस पेन को कैसे सॉल्व करूं, मैं इस पेन के रिलीवेंस पर कैसे जाऊं, मैं इस पेन को कैसे रिलीव करूं। जब ये माइंडसेट हमारे देश के अंदर बिल्ड हो जाएगा ना, जब हमारे देश का हर एक बच्चा किसी भी पेन को रिलीव करने की सोचेगा, तो जब हमारी इकोनॉमी को बहुत बड़ा ग्रोथ मिलेगा। क्योंकि बेसिकली कोई भी धंधा कैसे चलता है, धंधा चलता है पेन रिलीविंग माइंडसेट से। धंधा चलता है किसी भी पेन से, उसके रिलीवेंस से, और जब उस चीज को मिलाकर एक प्रोडक्ट को तैयार किया जाता है उससे धंधा चलता है। और यही तो हमको चाहिए था, बेसिकली यही हमारे देश की असली नीड थी। मेरे दोस्तों, मैं आपसे बस इतनी रिक्वेस्ट करता हूं कि आप हमारी इस वीडियो को पूरे अपने ग्रुप में शेयर कर दीजिए, स्टूडेंट्स के पास, अपने फ्रेंड्स के पास, रिलेटिव्स के पास, कलीग के पास, हर जगह इसको शेयर कर दीजिए। क्योंकि ये जो वीडियो है ना, ये स्टूडेंट के लिए रामबाण है, और हमारे देश के हर एक नागरिक को इस वीडियो को देखना चाहिए। क्योंकि इसके अंदर मैंने आपको जो है एजुकेशन सिस्टम के ऊपर सारे पॉइंट्स को क्लियर किया कि एजुकेशन सिस्टम में बेसिकली चेंजेस क्या आए हैं और वो चेंजेस कितने रेलिवेंट हैं हमारे देश के लिए। मैं बस आपसे इतनी रिक्वेस्ट करता हूं कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और करवाइए, हमारे इस वीडियो को आप भी लाइक करिए, दूसरों से करवाइए, हमारी इस वीडियो को सब पर शेयर करने के लिए मैं आपसे धन्यवाद कहता हूं।